हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो बुक है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की, इस बुक का हम सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे ध्वनि ध्वनि के अभिलक्षण। ध्वनि के अभिलक्षण से जितने भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? दोस्तों, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर जो होता है, ये 0 डेसिबल होता है। कितना होता है? 0 डेसिबल। दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर 0 डेसिबल होता है और मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर जो होता है, ये कितना होता है? तो 60 डेसिबल होता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, हमको पता है। इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन होने से होती है, ये भी हमको पता है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे अश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। जबकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे मतलब ऑडिबल वेव्स कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स हम कहते हैं। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो दोस्तों, मनुष्य जो सहन कर सकता है वो है 80 डेसिबल, जो उच्चतम स्तर है जो मनुष्य सहन कर सकता है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO ने 75 डीबी से मतलब डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य को बहरा और 150 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। दोस्तों, श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक। क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। इससे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्तियों को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति ध्वनि तरंगों को श्रवणी परिषद मतलब ऑडिबल रेंज के वाली ध्वनि तरंगे कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अश्रव्य ध्वनि तरंग मतलब इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो दोस्तों, 22,000 हर्ट्ज से की आवृत्ति जो है मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। ठीक है, 18,000 तो सुन सकता है, 100 हर्ट्ज भी सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज तक तो सुन सकता है। कहाँ से? 20 से लेके 20,000 तक के। ठीक है, तो 22,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों वाली ध्वनि सामान्य मानव को सुनाई देती है, जिसे श्रव्य ध्वनि भी कहा जाता है। 20,000 से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगे मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे कहलाती है। दोस्तों, अपश्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक तरंग की बात करें तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग हम कहते हैं। इसे हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? दोस्तों, तरंग की गति कितनी हमको दिया गया है? वी दिया गया है 340 मीटर प्रति सेकेंड। तरंग दैर्ध्य कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर दिया गया है दोस्तों। मतलब लेमडा कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.02 मीटर आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 0.02 मीटर। आवृत्ति निकालना है, एन निकालना है। अभी हमने बताया था v बराबर क्या होता है, एन इंटू लेमडा होता है, एन इंटू लेमडा। v कितना दिया है दोस्तों, तो v हमको दिया है 340, एन हमको निकालना है और लेमडा कितना दिया है 0.02। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 सात 14, 170। 170 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा 17,000 आएगा। कितना हजार, 17,000। 17,000 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, 17,000 हर्ट्ज। तो ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो दोस्तों ये है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे जो है चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे मानव को सुनाई नहीं देती है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया आदि इसे सुन सकते हैं। ये तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है। दोस्तों एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किससे, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। दोस्तों किसी अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इंफ्रासोनिक की 20 हर्ट्ज से कम होती है और श्रव्य ध्वनि की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। ठीक है, अब दोस्तों ध्वनि की चाल तो हमने आपको करवा दिया है। अगला हमारा टॉपिक जो देखेंगे वो बताते हैं आपको। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ध्वनि के अभिलक्षण के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है कौन सी, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं होती है। दोस्तों हर्ट्ज जो है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, यह आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। ध्वनि तरंग की 5 विशेषताएं होती है। कौन कौन सी, तरंग दैर्ध्य, आयाम, समय अवधि, आवृत्ति, वेग या गति। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। किसी भी ध्वनि तरंग के वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध क्या होता है, बताया था हमने आपको, v बराबर n इंटू लेमडा। याद रखिए बस, तरंग वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। दोस्तों एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को जो है टोन, स्वर या तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोन, स्वर या तान कहा जाता है। दोस्तों एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन, स्वर या तान कहा जाता है। टोन एक निश्चित आवृत्ति है जिसे हम सुनते हैं। एक दोलन में कण द्वारा 2 क्रमागत शीर्षों अथवा गर्तों के मध्य तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। दोस्तों तरंग के किसी कण द्वारा इसकी मध्यमान स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा, किसके द्वारा, अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा, पराश्रव्य ध्वनि जिसे हम बोलते हैं। तो पराश्रव्य ध्वनि के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं कौन, चमगादड़। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चमगादड़ की बात करें दोस्तों तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं और इसकी सहायता से अपना शिकार व रास्ता भी खोजते हैं। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य ध्वनि तरंगे अवरोधों या कीटों से टकराकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है और इन परावर्तित स्पंदों की सहायता से चमगादड़ जो है अवरोध या शिकार की स्थिति या तथा आकार जान लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। तो ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है कौन, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। दोस्तों ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ध्वनि की उत्पत्ति द्रव्य पिंडों के दोलन द्वारा होती है। इस दोलन से वायु के दाब एवं घनत्व में प्रत्यावर्ती परिवर्तन होने लगते हैं जो अपने स्रोत से एक विशेष वेग के साथ आगे बढ़ते हैं। इनको ही ध्वनि की तरंग कहा जाता है। जब ये तरंगे कान के पर्दे से टकराती है तब ध्वनि संवेदन होता है और इन तरंगों की विशेषता यह है कि इनमें परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है इसमें, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। प्रति सेकंड दोलन संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, तो आवृत्ति कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं प्रतिध्वनि के क्वेश्चन।
देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी जो होती है ये 17 मीटर होती है। कितनी होती है? 17 मीटर। दोस्तों, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ पिंड या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है और पुनः सुनाई देती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि हम कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी जो होती है ये लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उससे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है? हमको दूरी बताना है दोस्तों, यहाँ पे कितनी दूरी पे है। दोस्तों, ध्वनि का चट्टान तक पहुंचने में लगा समय t1 तथा वापस आने में लगा समय हम मान लेते t2 है। तो कुल समय क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2 हो जाएगा। t1 प्लस t2 हो जाएगा और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4 होता है। मान लेते हैं दूरी हमारी कितनी है? d है और 346 जाने में लगा, 346 d बटे 346 आने में लगा और टोटल समय कितना लग रहा है? 3 घंटे लग रहा है। कितना लग रहा है? 3 मिनट। सॉरी दोस्तों, कितना समय लग रहा है देख लीजिए। तो ये लग रहा है हमको 3 सेकंड। 3 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहाँ पे हमने रख दिया 3 सेकंड का। तो ये कितना हो जाएगा? 2d अपॉन में 346 बराबर 3 के। तो d अपॉन में इसको काट देंगे 2 से, कितने बार में जाएगा? 2 एकम 2, 2 सात 14, 2 तिया 6। तो 173। तो d अपॉन 173 बराबर 3 के। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 519 मीटर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 519 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई ध्वनि जब जब कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो डैश होता है। तो क्या होता है? प्रतिध्वनि होती है दोस्तों। क्या होती है? प्रतिध्वनि होती है। दोस्तों, किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को ही प्रतिध्वनि या इको हम कहते हैं। चूंकि ध्वनि परावर्तक तल तक जाने और वापस आने में 2d दूरी तय करती है, जिसको सुनने के लिए श्रवण समय कम से कम 1/10 सेकंड होती है। तो v बराबर d बाई टी से इसको सॉल्व करेंगे, जहां d स्रोत व परावर्तक तल के बीच कम से कम दूरी है। तो ये हो जाएगा किसमें? इसके। तो ये 16.66 मीटर करेक्ट आंसर है दोस्तों। लगभग में हम 17 लेते हैं तो करेक्ट ये भी याद रखना है। 16.66 मीटर, 16.6 मीटर ये आपको याद रखना है। लगभग में हमको 17 मीटर की दूरी अवश्य होना चाहिए, हम ये मानते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में परिवर्तन होता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? दोस्तों, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को जो है फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। किससे? फाइबर बोर्ड से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो दोस्तों, लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण, किसके कारण? परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समयांतराल होना चाहिए। तो 0.1 सेकेंड समयांतराल होना चाहिए। कितना? 0.1 सेकेंड। दोस्तों, किसी परावर्तक तल से परावर्तित होकर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि तरंग या गूंज को प्रतिध्वनि हम कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक तल के मध्य कम से कम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए एवं स्पष्ट ध्वनि या गूंज सुनने हेतु मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल जो होता है ये कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर प्रति सेकंड है। समुद्र की गहराई क्या है? हमको दोस्तों समुद्र की गहराई इसमें बताना है। अब दिया क्या क्या है दोस्तों? मान लेते हैं समुद्र की गहराई h मीटर है। 2.5 सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 2h मीटर हो जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? तो दूरी बराबर ये हमने निकाल लिया। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है? तो समय इंटू 4 इंटू समय होता है। ठीक है, तो 2h मीटर हमने निकाल लिया, तय की गई दूरी है। तरंग के तल से टकराने तथा आने में लगा कुल समय कितना है? 2.5 सेकंड है। ध्वनि की चाल कितनी दी है? 1200 मीटर प्रति सेकंड दी गई है। तो 2.5 सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? दूरी बराबर क्या होता है? 4 इंटू समय होता है। अब दोस्तों दूरी कितनी रखे हमने? तो दूरी रखे हमने 2h। तो दूरी कितनी हमारी हो जाएगी? 2h हो जाएगी। चाल कितनी है? 1200 है।
और समय कितना लगा है दोस्तों 2.5 सेकंड लगा है। पॉइंट हटेगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से इसको काट देते हैं दोस्तों, कितने बार में जाएगा 60 बार में जाएगा। ठीक है, 25 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 छक 150 मतलब 1500 मीटर। तो ऊंचाई निकल के कितनी आ जाएगी, 1500 मीटर ऊंचाई निकल के आ जाएगी। कितनी, 1500 मीटर। तो कितना हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है। ध्वनि की गति हमको दिया गया है 346 मीटर प्रति सेकंड। ऐसी क्वेश्चन सेम टू सेम आया था दोस्तों, कैसे किए थे हमने उसको, ठीक है देख लेते हैं। दोस्तों ध्वनि की गति जो दी गई है 346 मीटर प्रति सेकंड दी गई है, और ध्वनि को चट्टान से टकराकर वापस आने में कुल लगा समय कितना है, 4 सेकंड है। और दोस्तों हम जानते हैं, अच्छा ध्वनि को चट्टान तक जाने में लगा समय कितना है दोस्तों, तो ये 2 सेकंड। कैसे, 4 सेकंड तो कुल समय लगा, तो जाने में कितना लगा 2 सेकंड, 2 से भाग देंगे तो 2 सेकंड। तो चट्टान की दूरी निकालना है दोस्तों, तो चट्टान की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 346 इंटू 2 कर देंगे, 346 इंटू 2 692 मीटर आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 646, 346 इंटू 2 करेंगे तो 692 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्यों लिए दोस्तों, क्योंकि देखिए ध्वनि को चट्टान से टकरा कर वापस आने में कुल लगा समय, मतलब जाने और आने में कुल लगा समय कितना है, 4 सेकंड है। तो हमको तो चट्टान की दूरी बोला है, तो हम चट्टान की दूरी निकालेंगे ना, एक ही दूरी तो निकालेंगे, 2 दूरी क्यों निकालेंगे, इसलिए हमको 4 को किससे भाग दिया, 2 से भाग दिया है। तो 2 सेकंड इसका राइट आंसर निकल के आया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वर मान पर गूंजता है। तो दोस्तों ये है सस्वर द्विभुज ट्यूनिंग फार्क, जो है एक ध्वनि अनुनाद है जो कंपन होने पर नियत स्वर मान पर गूंजता है। तो स्वस्वरण द्विभुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्वस्वरण द्विभुज ट्यूनिंग टॉर्क फार्क एक ध्वनिक अनुनाद है जो कंपन होने पर नियत स्वर मान पर गूंजता है। जिस आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है उस आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति हम कहते हैं। सभी प्रकार के कंपनों या तरंगों के साथ अनुनाद की घटना जुड़ी हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 17.2 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। दोस्तों प्रकाश की तरह ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव से टकराकर परावर्तित होती है तथा परावर्तन के नियमों का पालन करती है। प्रतिध्वनि भी ध्वनि के परावर्तन का ही परिणाम है, अतः किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को ही प्रतिध्वनि इको हम कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 1/10 सेकंड मतलब 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। इसलिए स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 1/10 सेकंड मतलब 0.1 सेकंड का समयांतराल अवश्य होना चाहिए। यदि किसी दिए हुए ताप मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो ध्वनि को परावर्तक तल तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस आने तक 1/10 सेकेंड का समय लगना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक पृष्ठ तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 332 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 1/10 करेंगे तो 33.2 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि तरंग द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 16.6 मीटर लगभग 17 मीटर अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों सोनार और रडार का एक ही क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। दोस्तों सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है, दोस्तों सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है ये सोनार का पूरा नाम होता है। अब सोनार करता क्या है दोस्तों, समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। इस यंत्र द्वारा उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है जो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है, जिससे समुद्र में वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थे ध्वनि की, आज ये ध्वनि के सारे चैप्टर जितने भी थे हमने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा दोस्तों वो होगा प्रकाश। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश लाइट के सारे क्वेश्चन, जिसमें पहला हमारा टॉपिक होगा प्रकाश की प्रकृति के बारे में। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।